बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैटर वेव्स और डी ब्रॉगली वेव्स। तो आप हेडिंग डालिए मैटर वेव और डी ब्रॉगली वेव। मैटर वेव्स और डी ब्रॉगली वेव्स। और डी ब्रॉगली वेव। तो जैसे लाइट का डुअल नेचर होता है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। तो लाइट के जो पार्टिकल्स होते थे उन्हें हम लोग बोलते थे फोटोन, और हर फोटोन का एक एनर्जी का पैकेट होता था एच न्यू या एस सी बाई लैम्डा। ऐसे डी ब्रॉगली ने प्रपोज किया कि मैटर स्मॉल मासेस पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, एटम्स, इन सब में भी डुअल नेचर होता है। पार्टिकल नेचर, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल तो है ही है, लेकिन वो वेव करैक्टर भी शो करता है, और उसके वेव करैक्टर के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगा वो हम निकालेंगे लैम्डा डी ब्रॉगली इज इक्वल टू एच अपॉन पी। पी क्या है? मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। तो ध्यान दीजिए अच्छे से, ये लैम्डा डी ब्रॉगली मैटर के करस्पॉन्डिंग, मैटर मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन, ये सब वास्तव में क्या? पार्टिकल। लेकिन डी ब्रॉगली ने कहा कि स्मॉल मासेस के पार्टिकल पार्टिकल करैक्टर भी रखते हैं और वेव करैक्टर भी रखते हैं, तो उनके वेव करैक्टर के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगा वो लैम्डा बराबर होगा एच अपॉन पी। तो ये लैम्डा जो है वेवलेंथ है वेव करैक्टर का, ये वेव नेचर का है वेवलेंथ, और ये जो पी है ये पार्टिकल नेचर का मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल नेचर, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल नेचर। अच्छा, मैं कभी भी बोलूं कि वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि सर ये बातचीत हो रही है डी ब्रॉगली वेवलेंथ की, क्योंकि वास्तव में इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल है, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, तो ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात हो रही है। यानी क्वेश्चन में या तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ साफ साफ कहा जाएगा, या फिर कहेंगे वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, तो हम तुरंत समझ जाएंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो पार्टिकल है, लेकिन अगर इनकी वेवलेंथ की बात हो रही है तो ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ मैटर वेव की बात हो रही है, और उस मैटर वेव की वेवलेंथ होगी लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, या इसी को हम लिख सकते हैं एच अपॉन पी को लिख सकते हैं एम बी। एम बी हो गया लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम को हम काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिख सकते हैं रूट के अंदर 2m/ke, और ये ध्यान दें ke जो होगा ये लीनियर मोमेंटम है ट्रांसलेशन की वजह से, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी होगा ये भी ट्रांसलेशनल। तो इसमें जो काइनेटिक एनर्जी लेंगे हम लोग वो ट्रांसलेशनल लेंगे ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन, राइट। और ये हम लोग स्मॉल मासेस के पार्टिकल के लिए डिस्कशन करते हैं, या गैसियस पार्टिकल जैसे हीलियम गैस के मॉलिक्यूल हैं या हाइड्रोजन गैस के पार्टिकल हैं, मॉलिक्यूल हैं, इन सब में भी हम वेव करैक्टर डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि उनके मासेस भी बहुत स्मॉल नंबर है, राइट। जैसे इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10⁻³ kg, तो बहुत स्मॉल मासेस के पार्टिकल के लिए वेव करैक्टर डिस्कस किया डी ब्रॉगली ने, और वो वेवलेंथ डिसाइड हुआ लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, एच अपॉन एम बी, या एच अपॉन रूट के अंदर 2m/ke ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, राइट। अब इस पर कैसे एप्लीकेशन होंगे इनको हम लोग समझेंगे, तो एक एक करके हम लोग एप्लीकेशन लिखेंगे इसका। अगर हम बात करें लैम्डा डी ब्रॉगली फॉर गैसियस मॉलिक्यूल अगर लिखना हो, गैसियस मॉलिक्यूल अगर लिखना हो, तो आपको पता होगा इसका लैम्डा डी ब्रॉगली इज इक्वल टू एच अपॉन रूट के अंदर 2 मास ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल। तो कोई भी गैस हो, चाहे मोनोएटॉमिक हो, चाहे डायटोमिक हो, चाहे पॉलीएटॉमिक हो, सबका ट्रांसलेशन का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, और एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी होती है ½ kT। एक मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, इंटरनल एनर्जी जो कि काइनेटिक होती है वो होती है ½ kT।
K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और अगर हम कहें एक मॉलिक्यूल 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो जो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं ट्रांसलेशन के होते हैं। जो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे वो ट्रांसलेशन के होंगे, और उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हो जाएगी 3/2 kT, जहां पर के हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो यहां रख दो 3/2 kT। टी है टेम्परेचर, तो 2 से 2 कैंसिल। तो बताइए लैम्डा डी ब्रोगली गैसियस मॉलिक्यूल का एच अपॉन रूट के अंदर 3m/kT आएगा, रूट के अंदर 3m/kT आएगा, राइट। कोई प्रॉब्लम? चाहे ये गैसियस मॉलिक्यूल मोनोएटॉमिक हो, चाहे ये डायटॉमिक हो, चाहे पॉलीएटॉमिक हो, सबका ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 3 ही होगा। चाहे कोई भी गैस का मॉलिक्यूल हो, सबका ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ही होता है, राइट। तो एक सवाल लिखिए, एक क्वेश्चन ऐसे छोटे छोटे सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं। फाइंड रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, फाइंड रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ of molecule of H2 and helium, molecule of H2 and helium which are at temperature 27 degrees Celsius and 127 degrees Celsius, which are at temperature 27 degrees Celsius and 120 degree Celsius रिस्पेक्टिवली। तो देखिए भाई, हम टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखेंगे। किसमें? केल्विन। तो इसको बताओ केल्विन में कन्वर्ट करो, तो 273 में 27 ऐड करो, 300 केल्विन। ये बताओ 273 में 127 ऐड करो, 400 केल्विन। तो अब देखो मैं लिखने चला लैम्डा ऑफ H2 अपॉन लैम्डा ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल। तो बताओ इनका रेशियो, ये लैम्डा डी ब्रोगली है गैसेस मॉलिक्यूल के लिए, H दोनों में सेम, 3 सेम, K सेम। तो बताओ नीचे आएगा मास ऑफ H2 मॉलिक्यूल, टेम्परेचर ऑफ H2, ये मास ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल, टेम्परेचर ऑफ हीलियम। तो लैम्डा ऑफ H2 मॉलिक्यूल अपॉन लैम्डा ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल, ये रेशियो रूट के अंदर हीलियम का मास जो होगा वो 4, H2 का हो जाएगा 2, टेम्परेचर ऑफ हीलियम बताइए कितना है 400, और टेम्परेचर ऑफ H2 कितना है 300। तो बताओ रूट के अंदर ये आंसर आ गया 8/3, 8/3, राइट। नोट करिए। तो यह ध्यान देना, गैसियस मॉलिक्यूल के अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ को हमें कंपेयर करना है तो हम लोग लैम्डा डी ब्रोगली H अपॉन MB में √2m के ट्रांसलेशनल, और गैसियस मॉलिक्यूल का ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है। तो एक मॉलिक्यूल 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में ½ kT एनर्जी रखता है, तो एक मॉलिक्यूल 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम में 3/2 kT रखेगा। अब कर दें। अब देखिए अब देखिए अगला क्वेश्चन हमसे ऐसे कहते हैं, हमने इलेक्ट्रॉन को v वोल्ट से एक्सेलरेट कर दिया,
तो उस इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ, राइट। तो यहां पे लिखेंगे इफ एन इलेक्ट्रॉन is accelerated by a potential difference of v volt, then it acquire a kinetic energy is equal to q into v। q की जगह e है, तो कोई भी चार्ज अगर q चार्ज है और वो v वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करा दिया जाए, तो उस चार्ज में जो काइनेटिक एनर्जी आती है वो हो जाती है q इंटू वी, और यहाँ q की जगह पे क्या है, e। तो बताओ इस इलेक्ट्रॉन का लैम्डा डी ब्रॉगली एच अपॉन रूट के अंदर 2m के ई, और के ई ट्रांसलेशन की जगह हम लोग ई भी लिख देंगे। एच अपॉन रूट के अंदर 2m ई इंटू बी। तो बताओ एच जो है कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमें पता 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमको पता 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो जब ये वैल्यू हम सब यहां रखते हैं, एच की वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई सब रखने पर, तो जो फाइनल रिजल्ट है बड़ा स्टैंडर्ड रिजल्ट। अच्छे स्टूडेंट को ये याद भी रहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन को हम v वोल्ट से एक्सेलरेट कराएं तो उसका लैम्डा डी ब्रॉगली, बताओ इसका रिजल्ट आता है रूट के अंदर पूरा 150 अपॉन v, और ये v वोल्ट में लिखेंगे, और ये आंसर निकल के आता है एंगस्ट्रॉम में। तो लैम्डा डी ब्रॉगली ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज एक्सेलरेटेड बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस v वोल्ट, रूट के अंदर 150 अपॉन v किसमें, वोल्ट में, राइट। ये लैम्डा आएगा एंगस्ट्रॉम में, राइट। अब वो हमसे ऑब्जेक्टिव में सवाल करते हैं, ऐसे ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन करते हैं, इतना पहले नोट करिए। सवाल लिखिए, इफ एन इलेक्ट्रॉन is accelerated by a potential difference of 25 volt, then find डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अच्छा, मैं नाम ना भी लूं डी ब्रॉगली, मैं कह दूं फाइंड वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये अंडरस्टूड है कि इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ का मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ। देन फाइंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ मतलब मैटर वेवलेंथ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मैटर है और उस मैटर के करस्पॉन्डिंग हम वेव नेचर डिस्कस कर रहे हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ associated with electron, de Broglie wavelength associated with it, राइट। तो बताओ भाई, यहां पे लैम्डा डी ब्रॉगली रूट के अंदर, देखो डायरेक्ट रिजल्ट लगाएंगे हम लोग, 150 अपॉन वोल्ट कितना 25, आंसर हो जाएगा √6 एंगस्ट्रॉम। देखिए, अगर तुम्हें रिजल्ट नहीं पता है, तुम एच ये सब वैल्यू रखते रहोगे, कैलकुलेशन में फंस जाओगे। तो आप ये रिजल्ट जरूर याद रखिए कि अगर इलेक्ट्रॉन को v वोल्ट से एक्सेलरेट कराया जाए तो उस इलेक्ट्रॉन का लैम्डा डी ब्रॉगली रूट के अंदर 150 अपॉन v इन वोल्ट, तो लैम्डा निकल के आता है एंगस्ट्रॉम में, राइट।
हटा दे। एक सवाल जेई मेंस में आया था, सवाल लिखिए, लगा रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ of a proton and alpha particle, of a proton and alpha particle accelerated by same potential difference, accelerated by same potential difference, accelerated by same potential difference, राइट। तो हमें बताओ रेशियो निकालना किस किस का, लैम्डा प्रोटॉन एंड लैम्डा अल्फा। तो ये अंडरस्टूड है कि लैम्डा प्रोटॉन का अंदर, प्रोटॉन तो पार्टिकल होता है, इसका अंदर डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताना है। तो चलिए बताइए, और दोनों को हमने सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करा। तो देखो प्रोटॉन क्या होता है पहले ये समझा जाए बेटा। प्रोटॉन होता है 1h1, इसका जो चार्ज है वो होता है प्लस ई, और होता है उसको तुमने पोटेंशियल डिफरेंस, सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करा, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी बताओ वो हो जाएगी ई इंटू बी, राइट। अच्छा, अगर इसका मास हम m मान लें, तो देखिए जो अल्फा होता है वो बेसिकली 2He4 का न्यूक्लियस, 2He4 हीलियम न्यूक्लियस को हम लोग अल्फा कहते हैं। इसका मतलब ये दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन है। इसका मास हो जाएगा 4m, चार्ज हो जाएगा दो प्रोटॉन का प्लस 2e, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं है। तो बताओ इसको हमने अगर v0 वोल्ट से एक्सेलरेट किया तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी आएगी बताओ वो 2e इंटू बी आएगी, और इसका मास हो जाएगा 4m, जो मैंने पहले लिख दिया। अब देखिए, और किसी चार्ज पार्टिकल को अगर b वोल्ट से एक्सेलरेट करते थे तो लैम्डा डी ब्रॉगली h अपॉन रूट के अंदर 2m के ई की जगह q इंटू बी। किसी भी चार्ज को अगर v वोल्ट से एक्सेलरेट करेंगे तो उस चार्ज की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी q इंटू बी, राइट। अब देखो बेटा, यहां पर अगर हम कहें लैम्डा प्रोटॉन अपॉन लैम्डा अल्फा, हालांकि इस सवाल में दोनों का जो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है वो बराबर है v वोल्ट। अगर ये अलग वोल्टेज होता तो फिर काइनेटिक एनर्जी में v अलग अलग आ जाता, नो प्रॉब्लम। तो यहां बताइए नीचे रूट के अंदर नीचे आएगा मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, वोल्टेज ऑफ प्रोटॉन, इधर मास ऑफ अल्फा, चार्ज ऑफ अल्फा, वोल्टेज ऑफ अल्फा। तो बताओ यहां पर अगर हम देखें तो बताओ ये वोल्टेज दोनों के लिए कॉमन है, तो ये वोल्टेज तो कट गया, वोल्टेज कॉमन है। ये रूट के अंदर मास ऑफ अल्फा, ये चार्ज ऑफ अल्फा, ये मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो बताओ भाई मास ऑफ अल्फा 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ अल्फा 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो ये आंसर आया √8 2√2। तो √2 को 1.4 बोल दे तो ये 2.8। तो जो आंसर था उसमें उन्होंने नियरेस्ट इंटीजर पूछा था, और उन्होंने जो ऑब्जेक्टिव में सवाल दिया था जेई मेंस में, उन्होंने कहा था इनका रेशियो नियरेस्ट इंटीजर। तो 2.8 के नियरेस्ट 3 है, नियरेस्ट इंटीजर पूछा था उन्होंने। तो नियरेस्ट इंटीजर हो जाएगा 3, नोट करिए। कोई दिक्कत? चलिए
कोई प्रॉब्लम? अब देखिए, इन्होंने डी ब्रॉगली का जो कॉन्सेप्ट है वो बोर्स मॉडल के पोस्टुलेट को जस्टिफाई करता है। डी ब्रॉगली ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल वेव करैक्टर शो करते हैं, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन वेव है तो वो अगर nth ऑर्बिट में घूमेगा, मान लो nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, nth ऑर्बिट में अगर रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो वो n कंप्लीट वेव बनाएगा, स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन करेगा। तो ये कंप्लीट वेव लैम्डा वेवलेंथ, ये कंप्लीट वेव लैम्डा वेवलेंथ और ये कंप्लीट वेव लैम्डा वेवलेंथ। अगर ये थर्ड ऑर्बिट में घूमेगा तो 3 लैम्डा में ब्रेक करेगा पूरी सरकमफ्रेंस को। अगर ये n लैम्डा nth ऑर्बिट में घूमेगा तो पूरी सरकमफ्रेंस को n लैम्डा में ब्रेक करेगा। यानी इलेक्ट्रॉन को अगर हम वेव करैक्टर कंसीडर करें और इलेक्ट्रॉन अगर nth ऑर्बिट में स्टैंडिंग वेव फॉर्म कर रहा है तो उस nth ऑर्बिट का सरकमफ्रेंस 2πr will be equal to n lambda, 2πr will be equal to n lambda। तो 2πr बराबर n लैम्डा, कितना? ये लैम्डा किसका? इलेक्ट्रॉन का। और लैम्डा इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है लैम्डा डी ब्रॉगली, और लैम्डा डी ब्रॉगली का मतलब होता है h/mv। तो यहां से देखो जरा, mvr इज इक्वल टू nh/2π। तो जो डी ब्रॉगली का पोस्टुलेट था, जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस था, कि मैटर भी वेव करैक्टर शो करता है, उसके करस्पॉन्डिंग उन्होंने बोर के पोस्टुलेट को जस्टिफाई किया कि बोर जो पोस्टुलेट था MBR बराबर NH/2π, उसका बोर के पास कोई प्रूफ नहीं था। उसका जस्टिफिकेशन किसने दिया? डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से निकल के आया कि अगर इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल वेव करैक्टर शो करते हैं और अगर वो nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं तो nth ऑर्बिट की सरकमफ्रेंस 2πr विल बी इक्वल टू n लैम्डा। अगर थर्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं तो 2πr थर्ड ऑर्बिट का 3 लैम्डा के बराबर होगा। अगर फोर्थ ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं तो 2πr फोर्थ ऑर्बिट का 4 लैम्डा के बराबर होगा। यानी बताओ, यहां से निकल के आया 2πr इक्वल टू n लैम्डा, और लैम्डा बताओ इलेक्ट्रॉन का h/mv। ये जस्टिफाई करता है बोर्स पोस्टुलेट को, MBR इक्वल टू NH/2π। इसे नोट कर लीजिए, पहले इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉम के स्ट्रक्चर के लिए कई मॉडल प्रपोज किए गए, जैसे जे थॉमसन मॉडल आया पहले। उसके हिसाब से कहा गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम के अंदर एकदम उसी तरीके से होते हैं जैसे तरबूज के अंदर उसके बीजे होते हैं। तो ये मॉडल एकदम फेलियर मॉडल था। तो हम जे थॉमसन मॉडल स्टडी नहीं करेंगे, फेलियर मॉडल स्टडी नहीं करेंगे। जो सबसे सिग्निफिकेंट मॉडल आया पहले वो था रदरफोर्ड्स मॉडल। तो पहले हम रदरफोर्ड ने ही न्यूक्लियस का खोज करा, रदरफोर्ड ने ही न्यूक्लियस के साइज के बारे में बताया, न्यूक्लियस का रेडियस वगैरह बताया। तो जो सबसे सिग्निफिकेंट मॉडल आया जो एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बताया वो कौन था? रदरफोर्ड। उसके बाद आया एक्चुअल करेक्ट मॉडल, बोअर्स मॉडल। तो हम लोगों को 2 मॉडल पढ़ना है, एक रदरफोर्ड और एक बोअर्स मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल भी फेल कर गया क्योंकि वो कुछ बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो पहले रदरफोर्ड मॉडल समझते हैं क्या है। रदरफोर्ड ने एटम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया कि यहां पर उन्होंने एक गोल्ड का फॉयल लिया। ये गोल्ड फॉयल है, ये गोल्ड फॉयल है टारगेट, ये गोल्ड फॉयल टारगेट है। इस टारगेट पर उन्होंने यहां से अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करी। ये बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डिंग किया। तो अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डिंग कैसे होगा? हम यहां पे एक सोर्स लेंगे अल्फा पार्टिकल का। अब सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल कौन होगा? कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया जो लगातार अल्फा डिके कर रहा है,
अल्फा पार्टिकल को हमने इस गोल्ड फॉइल पर बम्बार्ड कराया। तो ये अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल से ऐसे पार हुए और यहां पर एक स्क्रीन पर रोटेटेबल डिटेक्टर था जो अल्फा पार्टिकल को डिटेक्ट कर रहा है। यह रोटेटेबल डिटेक्टर जो कि डिटेक्ट करने जा रहा है किसको? अल्फा पार्टिकल को। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल को पार करके इस स्क्रीन पर पाए गए। राइट, इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने गोल्ड के एटम पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करी तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल तो गोल्ड फॉइल को पार कर गए। यानी गोल्ड का जो एटम है वो उस एटम के अंदर जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम वॉल्यूम खाली पड़ा है जहां से वो अल्फा पार्टिकल पार कर गए। यानी मैक्सिमम स्पेस इन एटम आर एम्प्टी। पहला कंक्लूजन रदरफोर्ड मॉडल का है कि मैक्सिमम स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। राइट, और उन्होंने कहा कि लगभग 10,000 अल्फा पार्टिकल में एक अल्फा पार्टिकल ऐसा जो अपने रास्ते पर बैक हुआ। 10,000 में से केवल एक अल्फा पार्टिकल ऐसा जो अपने रास्ते पर बैक हुआ। किसी किताब में 8,000 में एक लिखा होगा, तो 8,000 में 10,000 में से एक अल्फा पार्टिकल बैक हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि वो अल्फा पार्टिकल उस गोल्ड फॉइल के एटम पे ऐसी जगह टकराया जहां से वो रिफ्लेक्ट होकर के बैक होकर के आया। तो बताओ अल्फा पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, और वो पॉजिटिव चार्ज गया और सीधा बैक हो गया। इसका मतलब वो सामने किसी पॉजिटिव चार्ज से हिट किया तभी बैक होगा, रिपेल होगा। इसका मतलब उस एटम के अंदर सेंटर में बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम के अंदर पॉजिटिव चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन है जिसे बाद में नाम दिया गया न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड का जो सेकंड कंक्लूजन था कि 10,000 8,000 अल्फा पार्टिकल में एक अल्फा पार्टिकल एटम से टकरा के अपने पाथ पर रिट्रेस बैक होता है, रिट्रेस होता है। इसका मतलब अल्फा अगर पॉजिटिव है तो वो एटम के अंदर सेंट्रल पार्ट में पॉजिटिव चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन है जहां पे अल्फा पार्टिकल हिट किया और अपने पाथ पर बैक हुआ। यानी एटम के अंदर सेंटर में बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम के अंदर पॉजिटिव चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन पाया गया जिसे बाद में नाम दिया गया न्यूक्लियस। राइट, और एटम के अंदर मैक्सिमम स्पेस कैसा है? एम्प्टी। राइट, कोई प्रॉब्लम? अब देखिए रदरफोर्ड ने यह भी बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं और मैक्सिमम स्पेस एम्प्टी होता है। राइट, ये कंक्लूजन इसी एक्सपेरिमेंट से निकले, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से, क्योंकि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल को पार कर गए। इसका मतलब एटम के अंदर मैक्सिमम जगह खाली थी जहां से वो अल्फा पार्टिकल गुजर गए। लेकिन 10,000 में से एक अल्फा पार्टिकल था, हमने यहां से अल्फा पार्टिकल की भीड़ भेजी, पूरी की पूरी भीड़ यहां से पार कर गई। मान लो हमने 10,000 अल्फा पार्टिकल भेजे, पूरे के पूरे अल्फा पार्टिकल पार हो गए, लेकिन एक अल्फा पार्टिकल था जो सेंटर पे हिट करके बैक हो गया। इसका मतलब वो अल्फा पार्टिकल एटम के अंदर ऐसी जगह हिट करा जहां पॉजिटिव चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन है, और उस पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेशन को बाद में क्या नाम दिया गया? न्यूक्लियस। राइट, तो चलिए इसमें पॉइंट्स लिख लीजिए। रदरफोर्ड मॉडल में पहला पॉइंट लिखें, एन एटम। रदरफोर्ड मॉडल के जो कंक्लूजन है वो लिखिए। पहला पॉइंट, एन एटम consists of a positively charged nucleus. An atom consists of a positively charged nucleus at the center, and electrons are revolving around it, in circular orbit, राइट। दूसरा पॉइंट लिखें, रदरफोर्ड मॉडल का जो कंक्लूजन है, द बेसिस ऑफ मॉडल वाज that when alpha particles are bombarded on a gold foil, then only a small fraction of alpha particle
are deviated full stop बाद लिखिए, only very few particle retrace the path, very few particle retrace the path। जैसा मैंने बोला 10,000 में एक अल्फा पार्टिकल ने अपने पाथ को रिट्रेस किया। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, रदरफोर्ड discovered the nucleus and believed that positive charge was concentrated in the center and size of the region was very small in compare of size of atom राइट। अब ये मॉडल फेल क्यों कर गया? इससे कंक्लूजन तो अच्छे निकले कि भाई सही एक एटम के अंदर मैक्सिमम स्पेस एम्प्टी है और पॉजिटिव चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन उस एटम के सेंटर पे होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। अब ये मॉडल फेल क्यों कर गया? रीजन ऑफ फेलियर ऑफ दिस मॉडल, तो ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या है। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेटेड पार्टिकल हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी का एमिशन करेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, भले ही वो एक फिक्स ऑर्बिट में एक फिक्स स्पीड से घूम रहा है, मतलब वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन फॉलो कर रहा है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए। इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड जब घूमता तो वो एक्सेलरेटेड चार्ज होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या कहता है कि अगर कोई एक्सेलरेटेड पार्टिकल है तो वो लगातार एनर्जी का रेडिएशन करेगा, और एनर्जी अगर रेडिएट करेगा इलेक्ट्रॉन तो उसकी एनर्जी लगातार कम होनी चाहिए, और लगातार एनर्जी कम होनी चाहिए तो वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से हमेशा अपनी दूरी कम होते होते एक स्पाइरल पाथ फॉलो करना चाहिए और फाइनली आके न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए और एटम को कोलैप्स कर जाना चाहिए, जबकि रियल में ऐसा नहीं होता। तो जो रदरफोर्ड मॉडल है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि मैक्सवेल थ्योरी कहता था कि अगर चार्ज एक्सेलरेटेड चार्ज है तो वो लगातार एनर्जी रेडिएट करेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन लगातार न्यूक्लियस के पास आना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं था। तो इसका रीजन नहीं दे पाया कौन? रदरफोर्ड मॉडल। तो इसमें लिख लें आप, रीजन फॉर फेलियर ऑफ दिस मॉडल, तो इसमें लिख लें, इलेक्ट्रॉन present in circular orbit have centripetal acceleration। आगे लिखें, according to electromagnetic theory, an accelerated charge must radiate energy in form of EM wave, EM मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। therefore revolving electron must radiate energy, comma, this would result in decrease of kinetic energy of electron, and finally they should fall into the nucleus
they should fall into the nucleus and atom must collapse, and atom must collapse, and atom must collapse. Full stop बाद the resultant path of electron could hence be spiral, right? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेलरेटेड चार्ज सर्कल में घूम रहा है तो लगातार उसे अपनी एनर्जी रेडिएट करना चाहिए, और रेडिएट एनर्जी करते हुए उसे अपनी रेडियस लगातार घटानी चाहिए और उसे सर्कल की जगह स्पाइरल पाथ फॉलो करना चाहिए, और फाइनली उसे न्यूक्लियस के साथ कोलैप्स कर जाना चाहिए, एटम कोलैप्स हो जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो इस हिसाब से अगर वो इलेक्ट्रॉन लगातार न्यूक्लियस के पास आना चाहिए तो वो हर पॉसिबल फ्रीक्वेंसी के फोटोन को एमिट करना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब किसी हायर एनर्जी लेवल से न्यूक्लियस की तरफ आता है लोअर एनर्जी में, लगातार एनर्जी को रिलीज करता है। अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में, यानी किसी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ आएगा, एनर्जी को एमिट करेगा। तो बताइए इसके हिसाब से जो एमिशन स्पेक्ट्रम है उसमें हर पॉसिबल फ्रीक्वेंसी का फोटोन एमिशन में मिलना चाहिए, जबकि एमिशन स्पेक्ट्रम जो पाया गया उसमें देखा गया रियल में जो फोटोन मिलते हैं वो कुछ सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसी के ही तो मिलते हैं, जिन्हें हम लोग पढ़ते हैं लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज। तो इस बात को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कौन, रदरफोर्ड मॉडल। तो इसमें दूसरा पॉइंट लिख लें, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व in all possible radii, electron can revolve in all possible radii, therefore emission spectrum of hydrogen should contain all frequency, whereas atoms like hydrogen emits line spectrum of only certain frequency, राइट। अब आगे डालिए बोर्स मॉडल। अब यहां से हमको सही से पढ़ना है बोर्स मॉडल, सवाल भी इसी से आता है, बोर्स मॉडल से ही क्वेश्चन आएगा। तो आप हेडिंग डालें बोर्स मॉडल किसके लिए लगता है, एच एटम या फिर एच लाइक एटम, या एच लाइक एटम। एच लाइक एटम का मतलब विच कंटेन सिंगल इलेक्ट्रॉन, जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो समझिए पहले हम बोर मॉडल उन एटम में लगाएंगे जो हाइड्रोजन लाइक एटम होंगे या हाइड्रोजन एटम जिनमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, राइट। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम आपसे कहें, देखिए एच लाइक एटम में क्या क्या आएगा। एच लाइक एटम में हमारा एच एटम होगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है,
इसका जेड होता है 1, जेड होता है डिसाइड होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन से। जेड किससे डिसाइड होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अच्छा He+, ये भी हाइड्रोजन लाइक, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, He+ हो गया। तो इसका बताओ जेड होगा 2, नंबर ऑफ प्रोटॉन से डिसाइड होगा। Li+2, इसका जेड होगा 3। इन सब में इलेक्ट्रॉन एक ही है, लेकिन इन्हें हम लोग बोलेंगे H लाइक एटम या आयन, और इनमें हम लगा सकते हैं बोर्स मॉडल। तो बोर्स मॉडल केवल एप्लीकेबल होगा उन एटम और आयन में जिनमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन ये ध्यान रहे जो जेड डिसाइड होगा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से डिसाइड होगा। राइट, अब समझिए जरा इसके पोस्टुलेट। तो बोर्स पोस्टुलेट पहले लिख लीजिए, पहला पॉइंट बोर पोस्टुलेट में पहला पॉइंट लिखें, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व around nucleus, an electron revolve around nucleus in circular orbit. Electron revolve around nucleus in circular orbit. तो मतलब पहला पोस्टुलेट ये है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। दूसरा पॉइंट लिखें, बोयर डिस्कवर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। बोयर डिस्कवर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। बोयर ने स्टेशनरी ऑर्बिट डिस्कवर किया, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर स्टेशनरी ऑर्बिट में घूम रहा है, कुछ परमिटेड ऑर्बिट में अगर घूम रहा है, तो उन जगह पे घूमते समय वो कोई भी एनर्जी का रेडिएशन नहीं करेगा। वो एनर्जी का रेडिएशन तभी करेगा जब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में, मतलब दूर से न्यूक्लियस के पास जब जंप करेगा। यानी देखिए पहले तो बोयर ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड चार्ज है, लेकिन वो एनर्जी को हमेशा रेडिएट नहीं करेगा। वो न्यूक्लियस के अराउंड कुछ सिलेक्टेड दूरी पे पाया जाता है, और उन दूरी पे घूमते समय वो अपनी टोटल एनर्जी कांस्टेंट रखता है, और वो एनर्जी का रेडिएशन नहीं करता है। वो एनर्जी का रेडिएशन तभी करता है जब वो किसी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से हमेशा कुछ सिलेक्टेड दूरी पे पाया जाता है। उन सिलेक्टेड दूरी की क्या खास बात है वो भी हम बताएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड हर पॉसिबल डिस्टेंस पे नहीं मिलता है, कुछ पर्टिकुलर दूरी पे पर्टिकुलर डिस्टेंसेस पे पाया जाता है। उन पर्टिकुलर ऑर्बिट को बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट और परमिटेड ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी बोयर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड कुछ सिलेक्टेड दूरियों पे ही पाया जाता है, और उन दूरी की खास बात है जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड हो। क्वांटाइज्ड का मतलब है सिलेक्टेड वैल्यूज, मतलब उसका एंगुलर मोमेंटम MBR या तो 1h/2 पाई हो, या 2h/2 पाई हो, या 3h/2 पाई हो, या 4h/2 पाई हो। यानी MBR जहां पर NH/2 पाई होगा, H/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, उन सिलेक्टेड दूरियों पर इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, और उन्हीं ऑर्बिट को हम लोग नाम देंगे परमिटेड ऑर्बिट और स्टेशनरी ऑर्बिट। और उन स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमते समय इलेक्ट्रॉन कोई भी एनर्जी का एमिशन नहीं करेगा। समझिए बहुत अच्छे से, यानी इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम रखने का जो बिहेवियर है वो क्वांटाइज्ड है। इलेक्ट्रॉन कहता मैं वहां मिलूंगा जहां मेरा एंगुलर मोमेंटम 1h/2 पाई है, मैं अगली बार न्यूक्लियस से उस दूरी पे मिलूंगा जहां मेरा एंगुलर मोमेंटम 2h/2 पाई है। जहां मेरा एंगुलर मोमेंटम 1.1h/2 पाई होगा वहां मैं नहीं पाया जाऊंगा। जहां मेरा एंगुलर मोमेंटम 1.2h/2 पाई होगा मैं वहां नहीं पाया जाऊंगा। जहां मेरा एंगुलर मोमेंटम 1.9h/2 पाई होगा मैं वहां पे भी नहीं मिलूंगा। मैं या तो 1h/2 पाई जहां एंगुलर मोमेंटम होगा वहां मिलूंगा, या फिर सीधा जंप करूंगा 2h/2 पाई पे मिलूंगा, या मैं उस दूरी पे मिलूंगा जहां मेरा एंगुलर मोमेंटम 3h/2 पाई है। यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सबसे क्लोज वहां मिलेगा जहां उसका MBR एंगुलर मोमेंटम 1h/2 पाई है। दूसरी बार वहां मिलेगा जहां उसका एंगुलर मोमेंटम 2h/2 पाई है। तीसरी बार वहां मिलेगा सीधा जहां उसका एंगुलर मोमेंटम 3h/2 पाई। बीच में वो कभी भी पाया नहीं जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के अराउंड पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कुछ सिलेक्टेड दूरियों पे है, और उन सिलेक्टेड दूरियों का नाम है स्टेशनरी ऑर्बिट या परमिटेड ऑर्बिट। अगर वो थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आएगा तब वो एनर्जी का एमिशन करेगा, लेकिन थर्ड ऑर्बिट में घूमते समय कोई भी एनर्जी का एमिशन नहीं करेगा।
सेकेंड ऑर्बिट में घूमते समय कोई भी एनर्जी का एमिशन नहीं करेगा। न्यूक्लियस के अराउंड फर्स्ट ऑर्बिट में घूमते समय वो कोई भी एनर्जी का एमिशन नहीं करेगा। एनर्जी का एमिशन तभी करेगा जब वो किसी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है। पहली ऑर्बिट किसे कहेंगे? जहां उसका एंगुलर मोमेंटम 1h/2 पाई हो। दूसरा ऑर्बिट किसे कहेंगे? जहां उसका एंगुलर मोमेंटम MBR 2h/2 पाई होगा। यानी इसका मतलब जहां उसका एंगुलर मोमेंटम NH/2 पाई का h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, मतलब MBR जहां जहां उसका NH/2 पाई टाइप का होगा, उन्हीं दूरियों पे इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है और उन्हीं दूरियों का नाम होगा स्टेशनरी ऑर्बिट, परमिटेड ऑर्बिट। क्वांटाइजेशन का क्या मतलब, इस बात को समझो। हमने बोला एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है सिलेक्टिव बिहेवियर होना। क्या? सिलेक्टेड बिहेवियर होना। जैसे हम एटीएम में गए और एटीएम किसी दिन केवल 500 के नोट निकाल रहा है, 100 के नोट उसमें नहीं है, तो हम कहेंगे आज एटीएम का बिहेवियर क्वांटाइज्ड है। वो कहेगा हम 500 के इंटीग्रल मल्टीपल में नोट निकालेंगे। समझ रहे हैं? किसी दिन हम एटीएम में गए 2000 के ही नोट निकाल रहा है, वो 500 के नहीं निकाल रहा है, वो कह रहा हम 2000 के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में ही नोट निकालेंगे। तो ऐसे बिहेवियर को हम लोग बोलेंगे क्वांटाइज्ड बिहेवियर, राइट। ऐसे यहां पर एंगुलर मोमेंटम या तो 1h/2 पाई होगा या 2h/2 पाई होगा, बीच का कुछ नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन कहता है कि मैं न्यूक्लियस के अराउंड घूमते समय अपना एंगुलर मोमेंटम सिलेक्टेड रखता हूं, सिलेक्टिव नेचर का हूं एंगुलर मोमेंटम रखने में। मैं केवल उन्हीं दूरियों पे पाया जाऊंगा जहां मेरा एंगुलर मोमेंटम या तो 1h/2 पाई हो या 2h/2 पाई हो, बीच का ना हो। फिर सीधा 3h/2 पाई हो, 2.1h/2 पाई, 2.2h/2 पाई, 2.3h/2 पाई, ऐसा एंगुलर मोमेंटम जहां बनेगा उन दूरियों पर इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है, राइट। तो चलिए इसमें दूसरा पॉइंट लिखें। बोर डिस्कवर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू हिम when an electron is in stationary orbit, according to him when electron is in stationary orbit, stationary orbit वही जहां उसका एंगुलर मोमेंटम या तो 1h/2 पाई या 2h/2 पाई या 3h/2 पाई। when an electron is in stationary orbit, comma, it does not radiate energy, it does not radiate energy, it does not radiate energy, फुल स्टॉप वाले लिखें। only those orbits are stationary, only those orbits are stationary in which, only those orbits are stationary in which angular momentum of electron, in which angular momentum of electron, in which angular momentum of electron is integral multiple of, is integral multiple of h/2 pi, integral multiple of h/2 pi, that is MBR, angular momentum. MBR is equal to NH/2 pi. MBR equal to NH/2 pi। यानी इलेक्ट्रॉन पहली बार न्यूक्लियस से उस रेडियस पे मिलेगा जहां उसका एंगुलर मोमेंटम 1h/2 पाई होगा। दूसरी बार इलेक्ट्रॉन वहां पाया जा सकता है जहां उसका MBR2 सेकंड रेडियस, जहां उसका एंगुलर मोमेंटम 2h/2 पाई होगा। तीसरी रेडियस वो होगी जहां उसका MBR3 NH यानी 3h/2 पाई होगा। यानी जहां जहां उसका एंगुलर मोमेंटम 1h/2 पाई, 2h/2 पाई, 3h/2 पाई, 4h/2 पाई, NH/2 पाई टाइप का बनेगा, उन जगह पे इलेक्ट्रॉन कहेगा मैं यहां रह सकता हूं, ये मेरे लिए परमिटेड ऑर्बिट है, स्टेशनरी ऑर्बिट है। और इन जगह पे घूमते समय, न्यूक्लियस के अराउंड घूमते समय मैं कोई भी एनर्जी का एमिशन नहीं करूंगा। मैं एनर्जी का एमिशन तभी करूंगा जब मैं किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करके आऊंगा। तो पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट। Radiation of energy takes place, radiation of energy takes place only when, radiation of energy takes place only when an electron jump from, only when an electron jump from permitted higher orbit to, permitted higher orbit to lower one, परमिटेड हायर ऑर्बिट टू लोअर वन, जब वो किसी हायर ऑर्बिट से
लोअर ऑर्बिट, मान लो फोर्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आएगा तो एनर्जी एमिट करेगा, थर्ड से फर्स्ट में आएगा तो एनर्जी ऑर्बिट करेगा, सेकंड से फर्स्ट में आएगा तो एनर्जी एमिट करेगा। लेकिन अगर फर्स्ट से सेकंड में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाएगा, अगर उसे फर्स्ट से फोर्थ में जाना तब भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जाएगा, राइट। इसका मतलब एक बात समझ में आ गई कि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस ग्राउंड कुछ सिलेक्टेड दूरी पे मिलेगा और उन दूरी पर रहते समय उसकी कुछ सिलेक्टेड एनर्जी के लेवल होंगे, और उन एनर्जी लेवल में मान लो हम कहें n बराबर 1 का एनर्जी E1 है, n बराबर 2 में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E2 है, तो अगर वो 2 से 1 में आएगा तो 2 से 1 में आने के लिए जो एनर्जी का डिफरेंस होगा उसी के बराबर एनर्जी का फोटोन वो एमिट करेगा। यानी इलेक्ट्रॉन घूमते समय हमेशा एनर्जी एमिट नहीं करेगा, वो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में, फोटोन के फॉर्म में तभी एमिट करेगा जब वो किसी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करेगा, राइट। अब हम आगे बात करेंगे। अब देखो बेटा, अब अगर हम बात करें बोर पोस्टुलेट को इस्तेमाल करते हुए कुछ रिजल्ट्स तैयार करना चाहते तो ध्यान दीजिएगा जरा। हम आपसे कहें कि मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है प्लस का Ze, अगर ये हाइड्रोजन एटम होगा तो Z1 होगा, He प्लस होगा, Z2 होगा, Li प्लस 2 होगा, Z3 होगा। इसके अराउंड मान लो सेंटर से न्यूक्लियस से nth ऑर्बिट में, ये r रेडियस है nth ऑर्बिट का, ये इलेक्ट्रॉन v स्पीड से nth ऑर्बिट में ऐसे मान लो रिवॉल्व कर रहा है। तो बताओ अगर ये इलेक्ट्रॉन बोर्स मॉडल क्या कहता है, अगर वो nth ऑर्बिट में घूम रहा है तो ये r सफिक्स में लिख दे रहा हूं, ये v सफिक्स में, तो घूमते समय इसकी रेडियस nth ऑर्बिट की और ये स्पीड nth ऑर्बिट में है, तो किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमते समय उसकी स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट। और ये कैसा सर्कल फॉलो करता है, यूनिफॉर्म सर्कल। अगर एक कांस्टेंट स्पीड से घूमेगा तो उसकी स्पीड अगर कांस्टेंट, सर्कल कैसा, यूनिफॉर्म। और तुमने पढ़ रखा होगा यूनिफॉर्म सर्कल में घूमने के लिए पार्टिकल को डायरेक्शन तो बदलनी पड़ेगी, और डायरेक्शन बदलने के लिए कोई ना कोई फोर्स चाहिए सेंटर की तरफ, और उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस सवाल में देखो न्यूक्लियस है प्लस, इलेक्ट्रॉन है माइनस, तो इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस हमेशा अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा होगा तो इसकी वेलोसिटी ऐसे टेंजेंट के लॉन्ग होगी, और ऐसे बताओ ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से अपनी तरफ खींच रहा होगा। तो पहला पोस्टुलेट कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अराउंड किसी रेडियस में यूनिफॉर्म सर्कल में घूमना है तो कोई ना कोई फोर्स होगा जो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करेगा, और मैं यहां देख रहा हूं वो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इसने कहा मैं बनूंगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, और ये r है nth ऑर्बिट का रेडियस। तो चाहो तो यहां सफिक्स में n लगाओ या रहने दो, मन में समझ लीजिए कि r इज द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, that will be equal to m into AC, AC होता v स्क्वायर बाई r। ये पहला इक्वेशन। जहां पर ये v बताओ उस इलेक्ट्रॉन का nth ऑर्बिट में घूमते समय स्पीड, ये r nth ऑर्बिट का रेडियस। और बताओ दूसरा पोस्टुलेट क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन कहता है मैं यहां तभी मिलूंगा जब मेरा, बताओ उसका लीनियर मोमेंटम एम बी, न्यूक्लियस के अराउंड एंगुलर मोमेंटम एम बी इंटू आर। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम इज द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो बताओ न्यूक्लियस के अराउंड इसका लीनियर मोमेंटम ऐसे एम बी है, इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम बनेगा एम बी इंटू आर। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट न्यूक्लियस will be equal to nh upon 2 pi, तभी इलेक्ट्रॉन वहां पाया जाएगा। mbr इक्वल टू nh अपॉन 2 pi, बहुत बढ़िया समझ लीजिए। तो बताओ यानी बताओ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से पहली दूरी पर वहां मिलेगा जहां उसका mbr 1h अपॉन 2 pi होगा, दूसरी दूरी पर वहां मिलेगा जहां उसका एंगुलर मोमेंटम 2h अपॉन 2 pi होगा। यानी इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के अराउंड हर जगह नहीं घूम सकता, वो कुछ सिलेक्टेड दूरी पे पाया जाता है, जिन दूरी को हम लोग बाद में स्टेशनरी ऑर्बिट नाम देते हैं। तो देखिए अब हम यहां से कुछ प्रोपोर्शनलिटी निकालना चाहते हैं। इक्वेशन नंबर 2 से जरा स्पीड देखो क्या आया,
NH अपॉन 2πmr, और ये वैल्यू स्पीड की जरा आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। यहां पर स्पीड की वैल्यू यहां रख दीजिए। तो जब आप यहां ये वैल्यू रखते हैं तो रिजल्ट निकल के आता है R इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m जेड ई स्क्वायर। ये वैल्यू रख के देख लीजिए। v की वैल्यू यहां रख दीजिए। तो देखो यहां पे एक r तो कट ही जाएगा, और v की वैल्यू वहां रख करके r बराबर निकाल लीजिए n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m जेड स्क्वायर। n बताओ उस स्टेशनरी ऑर्बिट का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, nth ऑर्बिट का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, h प्लैंक कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट आपको पता ही है, पाई कांस्टेंट है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, z हमारा उस एटम का एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन से डिसाइड होगा, e इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। देखो h कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, m कांस्टेंट, e स्क्वायर कांस्टेंट, ये सारी वैल्यू रखी तो nth ऑर्बिट का रेडियस 0.53 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम आता है। रेडियस बताओ 0.53 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम, यानी रेडियस की प्रोपोर्शनलिटी आ गई n स्क्वायर बाई जेड। रेडियस की प्रोपोर्शनलिटी आ गई n स्क्वायर बाई जेड। बोलो भाई कोई दिक्कत? अब देखना भाई, अब देखना अगर हम बात करें यहां पे स्पीड की प्रोपोर्शनलिटी, तो देखो स्पीड की प्रोपोर्शनलिटी देखना, h कांस्टेंट 2 पाई m कांस्टेंट, तो देखना स्पीड प्रोपोर्शनल टू n अपॉन r, और r अभी भी प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई जेड, n अपॉन n स्क्वायर बाई जेड। तो बताओ स्पीड प्रोपोर्शनल टू z बाई n आता है, स्पीड प्रोपोर्शनल टू z बाई n आएगा निकल के, और एक्चुअल इसकी वैल्यू कहें अगर हम तो ये निकल के आता है स्पीड बराबर 2.2 इंटू 10 की पावर 6 जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ये एक्चुअल रिजल्ट है। यानी रेडियस प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड, स्पीड प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन, राइट। यानी कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का पहला रेडियस 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड होगा, दूसरा रेडियस एन को 2 रखोगे तो बताओ 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी सेकंड ऑर्बिट का रेडियस पहले ऑर्बिट का कितने टाइम? 4 टाइम्स। क्लियर? तीसरे ऑर्बिट का रेडियस यहां 3 रखोगे तो पहले वाले का 9 टाइम्स। स्पीड देखो एन कम तो स्पीड ज्यादा, यानी सबसे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन एन बराबर 1 में होगा, एन बराबर 2 में जाएगा स्पीड आधी हो जाएगी, एन बराबर 3 में जाएगा स्पीड 1/3 हो जाएगी। यानी सबसे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन एन बराबर 1 में रखता है, ग्राउंड स्टेट में रखता है। जैसे जैसे वो हायर एनर्जी लेवल में जाता है उसकी स्पीड कम होती जाती है। क्लियर है? राइट। अब देखिए यानी सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट में होती है। टोटल एनर्जी में काइनेटिक भी होगा, पोटेंशियल भी होगा, भी सब डिस्कस करूंगा। अच्छा बताओ, हमने स्पीड की प्रोपोर्शनलिटी निकाल ली, हमने रेडियस की प्रोपोर्शनलिटी निकाल ली, अब हम निकालने चले टाइम पीरियड का प्रोपोर्शनलिटी। यहां लगते हैं? बताओ बताओ टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई आर बाई बी, एक चक्कर लगाने का टाइम, तो टी प्रोपोर्शनल टू आर बाई बी, आर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड, वी प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन। तो टाइम पीरियड विल बी प्रोपोर्शनल टू एन क्यू बाई जेड स्क्वायर। टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा एन क्यू बाई जेड स्क्वायर। बोलो भाई, ये आ गया टाइम पीरियड का प्रोपोर्शनलिटी। कोई दिक्कत? अब हम यहीं पे प्रोपोर्शनलिटी निकालने जा रहे हैं मैग्नेटिक मूवमेंट का, मैग्नेटिक मूवमेंट का। हटा दे इसको। देखो बेटा, ये याद रखिएगा, रेडियस प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड, स्पीड प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन, टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू एन क्यू बाई जेड स्क्वायर।
अब देखो हम निकालने चले मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट याद करो, मैंने मैग्नेटिज्म में पढ़ाया था मैग्नेटिक मोमेंट म्यू बराबर आई इंटू एरिया, और आई बताओ यहां पे होगा चार्ज इलेक्ट्रॉन का अपॉन टाइम पीरियड इंटू एरिया। तो म्यू प्रोपोर्शनल टू ई कांस्टेंट है, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर और टी, तो म्यू प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, टाइम पीरियड होता 2 पाई आर बाई वी, तो म्यू विल बी प्रोपोर्शनल टू आर इंटू वी। तो म्यू प्रोपोर्शनल टू आर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड, स्पीड प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन, जेड से जेड कट गया, एन से एन कट गया, मैग्नेटिक मूवमेंट विल बी प्रोपोर्शनल टू एन की पावर 1। मैग्नेटिक मूवमेंट विल बी प्रोपोर्शनल टू एन पावर 1। नोट कर लीजिए, ये सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैग्नेटिक मूवमेंट किसके प्रोपोर्शनल होगा? एन की पावर 1 के। अब देखिए जरा, अब अगर हम बात करें यहां पर आपसे अब बताओ, ये इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन अगर एंटी क्लॉक घूमेगा तो करंट क्लॉकवाइज होगी। तो हम इसके इक्विवेलेंट एक करंट कैरिंग कॉइल कंसीडर कर सकते हैं। ये न्यूक्लियस है, इधर एक करंट होगी इक्विवेलेंट करंट जो कि होगी चार्ज अपॉन टाइम पीरियड। तो हमसे वो ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी सवाल करते हैं कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से न्यूक्लियस पर, मतलब सेंटर पर, ये न्यूक्लियस है, इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हो जाता है। सही बात है, अगर मूविंग चार्ज है इलेक्ट्रॉन तो उसके इक्विवेलेंट करंट अपोजिट सेंस में होगा। तो ये बताओ, एक करंट कैरिंग कॉइल बन गया, और करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पर जिसकी रेडियस आर है, मैग्नेटिक फील्ड की प्रोपोर्शनलिटी हमसे पूछ लेते हैं। तो याद करो, मैग्नेटिक फील्ड एक करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू बीटा 2 पाई होता था। म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू बीटा 2 पाई होता था, याद करो। तो बताओ, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर प्रोपोर्शनल टू आई बाई आर, बाकी सब कांस्टेंट, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू आई हो गया क्यू बाई टी इंटू आर। ये प्रोपोर्शनल टू क्यू तो हो गया ई अपॉन 2 पाई आर अपॉन वी इंटू आर। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर एट न्यूक्लियस विल बी प्रोपोर्शनल टू वी बाई आर स्क्वायर, वी प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन और डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर बाई जेड का होल स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं यहां से मैग्नेटिक फील्ड एट न्यूक्लियस विल बी प्रोपोर्शनल टू, इसको पलट दीजिए तो जेड क्यूब अपॉन एन पावर 5, जेड क्यूब अपॉन एन पावर 5। तो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने की वजह से न्यूक्लियस पर जो मैग्नेटिक फील्ड इन जनरेट होती है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू जेड क्यूब अपॉन एन पावर 5 के प्रोपोर्शनल होती है। राइट, हेड डालें एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। अब इलेक्ट्रॉन अगर nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। देखिए जरा, अब हम इलेक्ट्रॉन की nth ओवर ऑर्बिट में घूमते समय टोटल एनर्जी बताना चाहते हैं। हमने देख लिया रेडियस प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड, स्पीड प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन, टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू एन क्यू बाई जेड स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू, अभी अभी निकाला हमने
n³/z⁵ और मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोपोर्शनल टू n⁴1। ये सब रिजल्ट हम निकाल चुके हैं। अब समझिए जरा, अगर हम कहें एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in nth Bohr orbit, in nth Bohr orbit, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हम देखना चाहते हैं nth ऑर्बिट में घूमते समय। तो ध्यान दीजिए, ये न्यूक्लियस है और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन अगर nth ऑर्बिट में ऐसे घूम रहा है v स्पीड से, ये इलेक्ट्रॉन, हम इसकी एनर्जी लिखना चाहते हैं। तो बताओ nth ऑर्बिट में अगर ये इलेक्ट्रॉन एक फिक्स स्पीड से घूमता है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी, पोटेंशियल भी होगी। याद करो, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन था वही सेंट्रीपिटल बना था। तो 1/4πε0 ZeQ1 Q2 अपॉन r² विल बी इक्वल टू mv²/r। r से r कटता था, तो mv² बराबर 1/4πε0 ZE²/r आता था। तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। तो इसमें हाफ से मल्टीप्लाई कर दो तो बताओ ZE² अपॉन 8πε0r, ये आ गया प्लस का। यानी काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू या काइनेटिक एनर्जी बराबर आ गई ZE² अपॉन 8πε0r। अब हम लिखें अगर पोटेंशियल एनर्जी U बराबर, तो बताओ इलेक्ट्रो में हमने आपको पोटेंशियल एनर्जी सिखाई थी किसी सिस्टम की। तो एक चार्ज की वजह से दूसरे की जगह पर पोटेंशियल इनटू दूसरा चार्ज क्या बनता था? पोटेंशियल एनर्जी। तो बताओ जेडी की वजह से यहां पर पोटेंशियल, तो 1/4πε0 प्लस जेडी अपॉन आर, ये हो गया पोटेंशियल, इनटू माइनस ई चार्ज, ये बन गया पोटेंशियल एनर्जी, और ये हो गया -ZE² अपॉन 4πε0r, ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें, टोटल एनर्जी ई टोटल, तो आप कहोगे पोटेंशियल और काइनेटिक को जोड़ दीजिए भाई। तो बताओ ई टोटल आ गया nth ऑर्बिट में, ये -ZE² अपॉन 4πε0r प्लस ZE² अपॉन 8πε0r, एलसीएम आया 8πε0r। तो इधर -2 + 1, तो ये आ गया -ZE² अपॉन 8πε0r, ये आ गई टोटल एनर्जी। तो गौर से देखिए, टोटल एनर्जी का रिजल्ट ये है, काइनेटिक एनर्जी का रिजल्ट ये है, पोटेंशियल का ये है। तो क्या देखा तुमने? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, बताओ ये बिल्कुल काइनेटिक जैसा लिखा, बस बाहर माइनस लिखा। तो टोटल एनर्जी माइनस टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस की है लेकिन टोटल एनर्जी माइनस की है, और वो टोटल एनर्जी जितनी काइनेटिक प्लस की उसी के नेगेटिव टाइम्स टोटल एनर्जी। अच्छा, अगर टोटल एनर्जी नेगेटिव आ रही है, इफ टोटल एनर्जी इज नेगेटिव, if total energy is negative, then it shows binding nature, of electron। तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्शन के साथ बंधा हुआ है, ये बता रहा है टोटल एनर्जी का नेगेटिव होना। अगर सिस्टम की टोटल एनर्जी नेगेटिव है, इसका मतलब वो सिस्टम बाइंडिंग नेचर महसूस कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन फील कर रहा है। और हमने देखा टोटल एनर्जी माइनस टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, जितनी काइनेटिक प्लस की उसी के बराबर माइनस की टोटल एनर्जी। और इसे गौर से देखो, अगर हम इस पोटेंशियल में 2 से डिवाइड कर दें तो क्या ये टोटल के बराबर आ गया? तो U/2, यानी टोटल एनर्जी माइनस टाइम्स काइनेटिक एनर्जी और हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये रिजल्ट हम डायरेक्ट इस्तेमाल किया करेंगे। यानी इलेक्ट्रॉन अगर nth ऑर्बिट में घूमता है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसी में माइनस लगा दो, टोटल एनर्जी मिल जाएगी।
और टोटल का डबल कर दो आपको पोटेंशियल मिल जाएगी। यानी टोटल एनर्जी इज माइनस टाइम्स काइनेटिक एनर्जी और हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। राइट, एक बात और समझिए, टोटल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आया है वो आ रहा माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 8/ε0 आर, और आर की वैल्यू अभी अभी आपको बता दी कि आर बराबर होता था एन स्क्वायर एच स्क्वायर ε0 पाई एम जेड ई स्क्वायर। ये सारी वैल्यू जब तुम यहां रखते हो और सारे कांस्टेंट की वैल्यू भी रखते हो, कांस्टेंट मतलब पाई, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ε0 पता ही हमको, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, पहले तो ये आर यहां रखोगे तो, और बाकी सब कांस्टेंट की वैल्यू रखो। तो मैं एक बार लिख दे रहा हूं माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 8/ε0, आर की जगह एन स्क्वायर एच स्क्वायर ε0 पाई एम जेड ई स्क्वायर। सब वैल्यू रखने पर ई एन आता है निकल के माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी nth बोर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अगर घूमता है तो उसकी टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। यानी बताओ, हम ये बोल सकते हैं टोटल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब हम किसी भी ऑर्बिट में किसी भी हाइड्रोजन लाइक एटम के अंदर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी यहां से बता सकते हैं। अगर हाइड्रोजन एटम होगा तो Z1, अगर फर्स्ट ऑर्बिट में होगा तो N1, अगर हाइड्रोजन एटम तो Z1, सेकंड ऑर्बिट में तो N2, थर्ड ऑर्बिट में तो N3। राइट, इसे नोट करिए और यहां से बातचीत हम लोग बेटा अगली क्लास में करेंगे। अब आगे का डिस्कशन और भी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, तो हम लोग अगली क्लास में बातचीत करें, लेकिन ये रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये सब रिजल्ट बिल्कुल आपको जुबान पे रखना है।